हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने सिलेबस देखा था आरईसी का। नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहला टॉपिक है रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ कन्फाइंड स्पेस टू मेंटेन द टेम्परेचर लोअर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग। सपोज करो जैसे ये एक स्पेस है जिसमें वाटर है जिसका वेट है 5 kg और ये एम्बिएंट टेम्परेचर पे, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे है। सपोज़ 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। अगर हम इस वाटर को 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर हमको लेके आना हो तो हमको जितना अमाउंट ऑफ हीट इस वाटर से एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी वो होगा हमारा रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। इट इज़ द रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र दैट इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट इन ऑर्डर टू मेंटेन द टेम्परेचर लोअर देन दैट ऑफ सराउंडिंग। इसमें क्या होता है कि यही सेम एग्जांपल अगर हम लें तो 5 kg वाटर है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर हमको डाउन करना है। तो किस रेट से इस वाटर से हम हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे वो होगा रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। जनरली जो रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट की जो यूनिट होगी वो किलो जूल या किलो जूल पर केजी में होगी, क्योंकि ये अमाउंट ऑफ हीट है, जबकि रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी है यह रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो इसकी जो यूनिट होगी वो किलो जूल पर सेकंड या किलो वाट में होगी। ये होता है हमारा रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। फिर नेक्स्ट टॉपिक है रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट क्या होता है? इट इज़ द वर्किंग फ्लूइड विच इज़ यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द कन्फाइंड स्पेस। जैसे यही एग्जांपल में अगर हमको वाटर से हीट एक्सट्रैक्ट करनी है, इसका वेट है 5 kg, तो हमको कोई ना कोई वर्किंग फ्लूइड या वर्किंग सब्सटेंस हमको सर्कुलेट कराना पड़ेगा जो हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा। वही वर्किंग फ्लूइड या वर्किंग सब्सटेंस होता है, उसी को हम बोलते हैं रेफ्रिजरेंट। जैसे सपोज करिए कॉइल्स हैं। अब इस कॉइल्स में जो वर्किंग फ्लूइड या वर्किंग सब्सटेंस फ्लो कर रहा है वो हमारा होगा क्या? रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट का बेसिक वर्क होता है वो जिस स्पेस को हमको कूल करना है या जिस स्पेस का टेम्परेचर हमको एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से डाउन करना है उस स्पेस से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है। ये वर्क होता है रेफ्रिजरेंट का। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसका एक और नाम होता है एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो। तो इसको डिफाइन करते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ डिजायर्ड इफेक्ट टू द एनर्जी इनपुट। ये जो इनपुट होता है वो एनर्जी इनपुट होता है, ना कि वर्क इनपुट, क्योंकि एनर्जी मे बी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? वर्क और मे बी इन द फॉर्म ऑफ हीट। क्योंकि आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे एक VCRS, जहाँ पे हम जो वर्क एनर्जी इनपुट है वो हम वर्क के फॉर्म में देते हैं कंप्रेसर के थ्रू, और नेक्स्ट चैप्टर होता है एक VARS, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसमें जो एनर्जी इनपुट है वो हम हीट के फॉर्म में देते हैं। तो COP जो है एक जनरलाइज टर्म है, वो डिफाइन होता है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन एनर्जी इनपुट। एनर्जी मे बी इन द फॉर्म ऑफ वर्क और मे बी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो अगर हम एक सिस्टम मान के चलें, ये सिस्टम है हमारा जिसमें हाई टेम्परेचर है TH, जिसमें हीट ट्रांसफ़र हो रहा है QH, एंड लोअर टेम्परेचर है TL जो कि हमको मेंटेन करना है। लोअर टेम्परेचर जो स्पेस है वहाँ से हीट हमको एक्सट्रैक्ट करना है, दैट इज़ QL। ये QL अमाउंट ऑफ हीट उस स्पेस से निकालना है जहाँ पे हमको टेम्परेचर डाउन करना है या जहाँ पे हमको रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट चाहिए। तो उसके लिए हमको वर्क इनपुट देना पड़ेगा सो दैट हम यहाँ से हीट को एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो इस केस में अगर हम COP को डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे वर्क इनपुट दे रहे हैं, तो COP इक्वल्स टू डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो रेफ्रिजरेटर के केस में अगर हम डिफाइन करेंगे तो रेफ्रिजरेटर के केस में जो डिजायर्ड इफेक्ट होता है वो हमारा लोअर टेम्परेचर प्रोड्यूस करना होता है। तो लोअर टेम्परेचर स्पेस से जो इस वाले स्पेस से जितना अमाउंट ऑफ हीट अगर हम निकालेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा? डिजायर्ड इफेक्ट, जो कि हम
QL से रिप्रेजेंट करते हैं। तो COP रेफ्रिजरेटर के लिए अगर डिफाइन करेंगे तो QL अमाउंट ऑफ हीट जो कि एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ये हमारा डिजायर्ड इफेक्ट है, और वर्क इनपुट जो देंगे वो होगा हमारा COP, इसका रेशियो। अब हम इसको QL प्लस W इनपुट या वर्क इनपुट इक्वल टू QH, ये हम इसको एनर्जी कंजर्वेशन से या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम वर्क इनपुट का अगर वैल्यू देखें तो QH माइनस QL आएगा, इसको हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे तो COP का वैल्यू आएगा QL अपॉन QH माइनस QL। ये हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है, जो COP की वैल्यू होती है, जो हीट के टर्म्स में होती है, या फिर अमाउंट ऑफ हीट के टर्म्स में जो वैल्यू आती है वो हमारी एक्चुअल वैल्यू आती है। फिर एक वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम पॉसिबल या रिवर्सिबल या आइडियल। इसको हम कैसे लिखते हैं, जब भी हम मैक्सिमम पॉसिबल या रिवर्सिबल या आइडियल की बात करेंगे तो उसमें जो हमारा हीट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो अगर हम हायर टेम्परेचर साइड वाली हीट की बात करेंगे तो QH इज़ प्रोपोर्शनल टू TH, तो QH को हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के KTH लिख सकते हैं। सिमिलरली हम QL को KTL लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम COP वाले फार्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे तो COP इक्वल्स टू KTL अपॉन KTH माइनस KTL, तो K कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके ऊपर नीचे से, तो COP की वैल्यू आ जाएगी TL अपॉन TH माइनस TL। ये होता है हमारा मैक्सिमम पॉसिबल या आइडियल भी बोलते हैं इसको, या इसको आइडियल या रिवर्सिबल। नाउ वो तो हमने रेफ्रिजरेशन के टर्म्स में डिफ़ाइन किया है, रेफ्रिजरेटर के पर्सपेक्टिव में डिफ़ाइन किया। अगर हम देखें हीट पंप के लिए, हीट पंप को जनरली हम विंटर्स में यूज़ करते हैं हायर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए किसी भी स्पेस या रूम में। तो जो वहाँ पे हमारा डिज़ायर्ड इफेक्ट होता है वो हमारा हायर टेम्परेचर साइड वाली टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है, जिसमें हमारा हीट जो होता है, जो QH है, जो हायर टेम्परेचर की तरफ जाएगा, वो होता है हमारा डिज़ायर्ड इफेक्ट। और जो वर्क इनपुट हम देंगे इसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, तो QH अपॉन वर्क इनपुट, QH वर्क इनपुट को हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एनर्जी बैलेंस लगा के QH माइनस QL लिख सकते हैं। तो ये हमारा COP हीट पंप का आ जाता है QH अपॉन QH माइनस QL। ये भी हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है। सिमिलरली अगर हम आइडियल COP देखेंगे हीट पंप का तो Q प्रोपोर्शनल टू T हो जाता है, और Q का वैल्यू हम KT के टर्म्स में लिख सकते हैं। हाई टेम्परेचर वाली साइड में QH हो जाएगा KTH एंड QL हो जाएगा KTL। तो वो अगर हम इसमें सब्सटीट्यूट कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू TH अपॉन TH माइनस TL। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि जो टेम्परेचर्स हम यूज़ करते हैं आइडियल या मैक्सिमम पॉसिबल COP फाइंड आउट करने के लिए, वो केल्विन में होते हैं, जिसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स भी बोलते हैं। और TH और TL जो वैल्यू होती है वो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट्स के होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमको टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट्स के नहीं दे रखे होते, हमको उस स्पेस के दे रखे होते हैं जो हमको मेंटेन करना होता है, और रेफ्रिजरेंट्स के लिए हमको कुछ कंडीशन दे रखी होती हैं। जैसे ये यहाँ पे अगर देखें तो अगर एक कंसेप्ट इस तरीके से है कि टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 3 डिग्री सेंटीग्रेड हैज़ टू बी मेंटेन्ड बिटवीन रेफ्रिजरेंट एंड हायर कॉमन लोअर टेम्परेचर स्पेस। तो सपोज़ करो कि लोअर टेम्परेचर स्पेस है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हमको मेंटेन करना है, और हायर टेम्परेचर स्पेस है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो अगर 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिफरेंस हमको मेंटेन करना है, तो जब लोअर टेम्परेचर स्पेस 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा तो हमको रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखना होगा, तभी वो हीट ले पाएगा इस लोअर टेम्परेचर स्पेस से। तो 5 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस अगर कम रखेंगे, वो 3 डिग्री हमको कम रखना है क्योंकि 3 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करना है। तो लोअर टेम्परेचर जो होगा रेफ्रिजरेंट का वो हो जाएगा 2 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज़ 5 माइनस 3 डिग्री, 5 डिग्री माइनस 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे 2 डिग्री आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हायर टेम्परेचर स्पेस है, उसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर और इसके टेम्परेचर में
3 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। रेफ्रिजरेंट को यहाँ पे हीट रिजेक्ट करनी है हायर टेम्परेचर की तरफ, तो रेफ्रिजरेंट हीट तभी रिजेक्ट कर पाएगा जब वो हायर टेम्परेचर पे होगा जिस स्पेस से जिसमें हमको हीट रिजेक्ट करनी है। तो रेफ्रिजरेंट का अगर टेम्परेचर 33 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, जो कि हमको 3 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस मेंटेन करना है, तभी वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड वाले स्पेस में हीट रिजेक्ट कर पाएगा। तो यहाँ से हमारा TH का वैल्यू आ जाएगा 33 डिग्री सेंटीग्रेड एंड TL का वैल्यू आ जाएगा 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हम इसका COP निकालना हो रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, तो हमको ये वाली वैल्यू रखनी पड़ेंगी जो TL/TH माइनस TL है, जिसमें TL की वैल्यू 2 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसको अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 273 से ऐड करके अपॉन 33 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। तो हमको इस तरीके से COP फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर कोई कंडीशन दे रखी है तो हमको कंडीशन को देखना पड़ेगा, अदरवाइज़ अगर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर स्पेस या हायर टेम्परेचर स्पेस का दे रखा है तो हमको वहीं से COP फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल, या जिसको हम बोलते हैं रिवर्स कार्नोट साइकिल। रिवर्स कार्नोट साइकिल को हम TS डायग्राम यानी कि टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम पे अगर देखेंगे तो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में आता है, या रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह होता है, जिसमें 4 प्रोसेस हैं, 1 से 2, 2 to 3 एंड 3 to 4 एंड 4 to 1। जिसमें अगर हम प्रोसेस के नाम देखें तो 1 to 2 प्रोसेस है हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 to 3 प्रोसेस है हमारा आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, 3 to 4 है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, 4 to 1 है आइसोथर्मल हीट एडिशन। फर्स्ट 1 से 2 प्रोसेस जो है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन का अगर हम देखेंगे तो आइसेंट्रोपिक का मतलब है कि एंट्रोपी सेम रहनी चाहिए, यानी 1 से 2 में एंट्रोपी सेम रहेगी, तो S1 इक्वल टू S2 है। कंप्रेशन है, कंप्रेशन जगह अगर हम करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा, इसी वजह से ये 1 से 2 में टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर हम बात करें 2 to 3 प्रोसेस में आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, आइसोथर्मल का मतलब है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, तो 2 to 3 में टेम्परेचर कांस्टेंट है जो कि हमने माना है TH है, और हीट रिजेक्ट हो रहा है। हीट रिजेक्ट हो रहा है इसका मतलब है कि एंट्रोपी का वैल्यू डिक्रीज़ करेगा प्रोसेस में। तो 2 to 3 अगर हम देखें तो एंट्रोपी का वैल्यू डिक्रीज़ कर रहा है, 2 यहाँ पे पॉइंट है, 3 यहाँ पे पॉइंट है, तो 2 to 3 में एंट्रोपी का वैल्यू डिक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब ये हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। ऐसे ही अगर हम देखें 3 to 4 प्रोसेस, 3 to 4 है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। आइसेंट्रोपिक का मतलब है एक एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, तो 3 to 4 में एंट्रोपी कांस्टेंट है क्योंकि वर्टिकल लाइन है, और एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन में ऑलवेज टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है, तो 3 to 4 वाले प्रोसेस में टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहा है, यानी कि TS से TL तक टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा। नाउ 4 to 1 प्रोसेस है आइसोथर्मल हीट एडिशन। आइसोथर्मल का मतलब है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है 4 to 1 वाले प्रोसेस में। और हीट एडिशन का मतलब है कि एंट्रोपी इंक्रीज़ करेगी, हीट ऐड हो रहा है तो एंट्रोपी इंक्रीज़ कर रही है 4 to 1 प्रोसेस में। इस तरीके से हमारा ये कर्व बन जाता है TS डायग्राम पे। और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज होता है क्योंकि ये रिवर्स कार्नोट साइकिल है। रिवर्स कार्नोट साइकिल है मतलब एंटी क्लॉकवाइज होने से क्या सिग्निफिकेंस होता है इसका, कि यहाँ पे जो वर्क है वो हमको आउटपुट नहीं मिलेगा, इनपुट देना पड़ेगा, इसकी वजह से ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। और हम ये भी जानते हैं कि जितनी भी एंटी क्लॉकवाइज साइकिलें चाहे PV कर्व पे या TS कर्व पे, वो सारी वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस होते हैं, वी वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर भी ये वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस यानी कि रेफ्रिजरेशन को या हीट पंप को रिप्रेजेंट अगर करती है तो यहाँ पे वर्क इनपुट देना पड़ेगा, इसी वजह से ये एंटी क्लॉकवाइज बनी हुई है TS कर्व पे। इसका अगर हम COP डिफाइन करें तो COP का वही डेफिनेशन होता है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। यहाँ पे हम वर्क के फॉर्म में इनपुट दे रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे हम वर्क इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। तो डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट या वर्क नेट, वो हम देखेंगे क्यों ले रहे हैं। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बात करें तो वर्क नेट जो होता है वही Q नेट के इक्वल होता है, यानी कि हीट जो नेट हीट होता है, नेट हीट इंटरेक्शन या नेटवर्क इंटरेक्शन एक साइकिल में सेम होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग।
तो अगर हम क्यू नेट देखें तो क्यू नेट क्या होगा, क्यू 1 से 2 प्रोसेस में कितना हुआ, 2 to 3 प्रोसेस में, 3 to 1 प्रोसेस में, सॉरी यहाँ पे 3 to 4 प्रोसेस में एंड 4 to 1 प्रोसेस में। तो ये 4 प्रोसेस हैं, 4 प्रोसेस में कितना हीट इंटरेक्शन हुआ वही नेट हीट का फॉर्म में आएगा। तो अगर हम Q1 to 2 देखें, Q3 to 4 देखें तो ये 0 होता है। 1 से 2 का मतलब है कि ये वाला प्रोसेस, एंड 3 से 4 का मतलब ये वाला, क्योंकि दोनों ही प्रोसेस कौन से हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हैं। आइसेंट्रोपिक का मतलब है कि रिवर्सिबल प्लस एडियाबैटिक। एडियाबैटिक कौन सा प्रोसेस होता है, जिसमें हीट इंटरेक्शन 0 होता है। इसमें अगर हीट इंटरेक्शन 0 है तो ये हमारे प्रोसेस में Q1 से 2 एंड Q3 से 4 ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हमारे पास कौन सी वैल्यू बची क्यू नेट में, Q2 to 3 एंड Q4 to 1, यही हमारी वर्क नेट के इक्वल है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर एक कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें तो एंट्रोपी चेंज जो होता है वो एस जनरेशन प्लस डेल क्यू बाई टी ये होता है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरेक्शन। एक्सटर्नल इंटरेक्शन की वजह से जो चेंज इन एंट्रोपी में कंट्रीब्यूशन होता है इसको बोलते हैं डेल क्यू बाई टी या डी क्यू बाई टी। ठीक है, एस जनरेशन जो एंट्रोपी जनरेशन है वो रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में 0 होती है, और यहाँ पर हमारे पास चारों ही जो प्रोसेस हैं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल हीट एडिशन एंड आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, ये चारों ही प्रोसेस रिवर्सिबल हैं। तो एस जनरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ से अगर हम डी क्यू की वैल्यू देखें तो टी डी एस, ठीक है, अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो इस तरीके से आ जाएगा Q इक्वल टू टी एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। यही अगर हम प्रोसेस 2 to 3 में देखते हैं तो Q2 to 3 की वैल्यू जो हो जाएगी Q2 to 3, 2 से 3 प्रोसेस में टेम्परेचर जो मेंटेन्ड है वो TH है, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। तो TH टेम्परेचर है, फाइनल माइनस का इनिशियल इंट्रोपी लिखना है, तो 2 to 3 जा रहा है तो 3 पॉइंट फाइनल हो जाएगा और 2 पॉइंट क्या हो जाएगा इनिशियल। तो इसी के देख के अगर हम लिखते हैं Q2 to 3 तो TH S3 माइनस S2, अगर हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लें तो TH S2 माइनस S3। अगर हम TS डायग्राम से देखेंगे तो S1 की वैल्यू S2 के इक्वल है ये, एंड S3 का वैल्यू S4 की इक्वल है। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं S2 को S1 लिख सकते हैं एंड S3 को S4 लिख सकते हैं। तो Q2 to 3 का वैल्यू आ जाएगा माइनस TH इंटू S1 माइनस S4। सिमिलरली हम प्रोसेस 1 to 4 के लिए देखते हैं तो Q1 to 4 क्या हो जाएगा TL, क्योंकि 1 to 4 में हम देखें अगर यहाँ पे 1 to 4 में जो टेम्परेचर अगर जो हम मेंटेन किए हैं वो है TL, और प्रोसेस 4 to 1 है, 4 to 1 है तो 1 वाला पॉइंट फाइनल हो जाएगा एंड 4 वाला पॉइंट इनिशियल हो जाएगा। तो Q14 की वैल्यू आ जाएगी TL S1 माइनस S4। ठीक है, तो हम इसको ऐड कर देंगे क्योंकि वर्क नेट इक्वल टू Q नेट जो कि नेट हीट होगा वो Q14 प्लस Q23 बचा था, बाकी वो टर्म्स 0 हो गए थे। तो हम Q14 की वैल्यू रखेंगे TL S1 माइनस S4 एंड माइनस TH S1 माइनस S4। तो हम यहाँ से S1 माइनस S4 कॉमन ले लेंगे, S1 माइनस S4 कॉमन आ जाएगा दोनों टर्म से, तो यहाँ पे बचेगा TH माइनस TL। हम ये जानते हैं कि TL का वैल्यू यानी कि लोअर टेम्परेचर का वैल्यू कम है हायर टेम्परेचर वाले वैल्यू से, तो यहाँ पे जो वर्क नेट की वैल्यू होगी वो नेगेटिव आएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर TL लेस देन है TS से तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि S1 तो ग्रेटर देन है तो ये वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आएगी। तो वर्क डन जो नेगेटिव वर्क नेट जो नेगेटिव आ रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है। वर्क नेट नेगेटिव आने का मतलब है कि हमको वर्क इनपुट देना पड़ेगा, तो वर्क इनपुट को हम नेगेटिव ऑफ वर्क नेट लिख सकते हैं, तो माइनस ऑफ S1 माइनस S4 इंटू TL माइनस TH। तो यहाँ से वर्क इनपुट की वैल्यू आ जाएगी S1 माइनस S4 इंटू TH माइनस TL।
वर्क इनपुट ही इटसेल्फ शो कर रहा है कि ये वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, इसी में माइनस साइन इनबिल्ट है। ठीक है, तो हम डिजायर्ड इफेक्ट देखते हैं। डिजायर्ड इफेक्ट हमारा क्या होगा? डिजायर्ड इफेक्ट होगा हमारा प्रोसेस 1 to 4 में, जिसको हम क्यू ऐड कर रहे हैं। जैसे अगर हम टीएस डायग्राम पे दोबारा जाएं तो क्यू 1 to 4 में हम क्यू ऐड कर रहे हैं। क्यू ऐड करने का क्या मतलब होता है कि हम किसी भी स्पेस को अगर हमको कूल करना है या मतलब ठंडा करना है, जिसका टेम्परेचर हमको सराउंडिंग से कम करना है, तो उस वाले स्पेस से हमको हीट देनी पड़ेगी, और ये वाली हीट जो हम देंगे वो ऐड होगी किस में? रेफ्रिजरेंट में। तो रेफ्रिजरेंट के लिए वो हीट एडिशन हो जाएगा, वही वाला हमारा जो हीट एडिशन है रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो इसीलिए हम जो Q जो 4 to 1 वाले प्रोसेस में जो है जो Q ऐड हो रहा है वही हमारा क्या है? रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट। तो यहाँ से हम डिजायर्ड इफेक्ट प्रोसेस 1 to 4 में देख सकते हैं Q ऐड होगा। तो डिजायर्ड इफेक्ट की वैल्यू क्या जाएगी? TL S1 माइनस S4। तो अगर हम CUP की बात करें तो डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, तो डिजायर्ड इफेक्ट की वैल्यू क्या है हमारी? TL इंटू S1 माइनस S4, और वर्क इनपुट जो हमने अभी कैलकुलेट किया ये है S1 माइनस S4 इंटू TH माइनस TL। S1 माइनस S4 न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बचेगा TL अपॉन TH माइनस TL। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें नोट करने वाली ये हैं कि जो CUP है रिवर्स कार्नोट साइकिल का, वो केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, बाकी कोई और पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करता है। दूसरा यह है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ द वर्किंग फ्लूइड होता है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि वर्किंग फ्लूइड डिफरेंट वर्किंग फ्लूइड्स के अंडर में कार्नोट रेफ्रिजरेटर या फिर रिवर्स कार्नोट साइकिल वर्क कर रही है और टेम्परेचर लिमिट सेम है, तो हम वहाँ पे हमारा जो COP का वैल्यू होगा वो सेम आएगा। जैसे एग्जांपल अगर देखें तो ये TH हाई टेम्परेचर है और TL लोअर टेम्परेचर है जो हमको मेंटेन करना है। ठीक है, तो इसमें हमारे 4 रेफ्रिजरेटर लगे हुए हैं, या फिर n नंबर ऑफ़ रेफ्रिजरेटर भी लगा सकते हैं। तो R1 है, R2 है, R3 है, R4 है। ठीक है, R1 में कोई और रेफ्रिजरेंट है, दूसरे वाले में R2 में कोई दूसरा रेफ्रिजरेंट है, R3 में कोई तीसरा रेफ्रिजरेंट है, R4 में कोई चौथा रेफ्रिजरेंट है। ऐसे n नंबर ऑफ़ रेफ्रिजरेटर हम लगा सकते हैं, लेकिन सेम टेम्परेचर लिमिट्स में अगर ये वर्क कर रहे हैं तो सभी का जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो वैल्यू सेम आएगी। इसीलिए COP ऑफ 1, COP ऑफ 2, COP ऑफ 3 ये सेम आएगी। ठीक है, इफ़ दीज आर रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर, रिवर्सिबल का मतलब है सेम टेम्परेचर लिमिट्स में वर्क कर रहे हैं और रिवर्स कार्नोट प्रिंसिपल पे वर्क कर रहे हैं, तो इनका जो COP होगा वो सेम टेम्परेचर लिमिट्स में सेम आएगा, चाहे कितने भी नंबर ऑफ़ रेफ्रिजरेशन सिस्टम लगे हुए हों। ठीक है, जैसे एग्जांपल में R1 वर्क कर रहा है NH3 में, R1 में जो रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट हो रहा है NH3 है, R2 में R134A है, R3 में R22 है। तो सेम टेम्परेचर लिमिट्स अगर होंगी इनकी तो COP सबके सेम होंगे। ना इसका नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में, दैट इज यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कई जगह पे इसके बारे में मतलब गलत इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, तो इसको ध्यान से पढ़ना। यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम 1 ton ऑफ वाटर एट 0 degree सेंटीग्रेड in order to convert it into equivalent ice at 0 degree centigrade in 1 day या 24 आवर। अच्छा, एक टन का कॉन्सेप्ट होता है जो जनरली हम देखते हैं। एक होता है TONNE टन, ये वाला टन होता है मीट्रिक टन वाला, इसमें 1000 किलोग्राम्स होते हैं। एक होता है टन TON, इसमें भी 2 केसेस होते हैं। एक होता है इम्पीरियल टन या UK टन बोलते हैं इसको, जो कि UK सिस्टम डिफाइन करता है। तो उसमें जो 1 टन की वैल्यू होती है वो होती है 1016 किलोग्राम्स। एक होता है US टन। US टन जो होता है उसमें 1 टन में 2000 पॉन्ड्स होते हैं। LBS को मतलब पॉन्ड्स होता है, एंड अगर हम इसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करें तो 1 जो पॉन्ड्स होता है 1 पॉन्ड में 0.4535 किलोग्राम्स होते हैं। तो यहाँ से 2000 पॉन्ड्स में अगर हम कैलकुलेट करें
तो 907 किलोग्राम्स आता है। ये वाला जो टन होता है ना, दिस टन इज यूज्ड टू डिफाइन द यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। बाकी ये जो मीट्रिक टन है 1000 किलोग्राम, ये भी नहीं यूज़ होता, ना ही ये इम्पीरियल टन जो यू के सिस्टम डिफाइन करता है ये भी नहीं यूज़ होता। यूएस टन से हम जो है रेफ्रिजरेशन यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन को डिफाइन करते हैं। इसको हम अगर कैलकुलेट करके देखें तो रेफ्रिजरेशन जो यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन है, इसमें 1 टन ऑफ वाटर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 टन ऑफ आइस में कन्वर्ट करने 24 आवर्स में। तो मास कितना हो जाएगा इसका, ये 1 टन, जिसको हम 907 किलोग्राम्स बोलते हैं, कन्वर्ट करें अगर इसको 1 टन को। एंड लेटेंट हीट ऑफ आइस होती है 335 किलो जूल पर केजी। एंड जो टाइम जो हमको रिक्वायर्ड है दैट इज़ 24 आवर्स। 24 आवर्स को अगर सेकंड में कन्वर्ट करें तो 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स हो जाएगा। तो अगर हम 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को अगर हम कैलकुलेट करें तो मास 1 टन है, यानी कि 907 किलोग्राम्स इंटू 335 अपॉन 24 इंटू 60 इंटू 60। इसमें यूनिट अगर चेक करें तो 907 की यूनिट है किलोग्राम्स, एंड 335 जो लेटेंट हीट ऑफ आइस है वो है किलो जूल पर केजी, एंड जो डिनोमिनेटर में इसकी यूनिट है सेकंड। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा किलो जूल पर सेकंड, जिसको हम किलो वाट बोलते हैं। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू आती है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आती है 3.5167 किलो वाट 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की। ये है एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन हम इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 3.5 किलो वाट भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू इसकी 3.5167 होती है। इसका एक और तरीका होता है इसको कन्वर्ट करने का। जैसे 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन जो होता है ना, वो होता है 12,000 BTU पर आवर। BTU मीन्स ब्रिटिश थर्मल यूनिट। एंड 1 BTU जो होता है वो होता है 1055 जूल्स। तो यहाँ से अगर हम कन्वर्ट करें तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को 12,000 BTU पर आवर, तो 12,000 इंटू 1055 ये जूल्स आ गया। अपॉन आवर्स को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करें तो 1 आवर में 3600 सेकंड्स होती हैं। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू आती है 3.5166 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकंड, क्योंकि ये 36 क्या था, 3600 ये सेकंड था। तो अगर हम इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर दें, किलो जूल पर सेकंड में, तो 3.5166 किलो जूल पर सेकंड, यानी कि 3.5166 किलो वाट। यानी कि जो एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की, ये होती है 3.5167 किलो वाट। ये था बेसिक कंसेप्ट में ये टॉपिक्स थे। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो बेसिक कंसेप्ट के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2।
थैंक यू।